ममता बनर्जी की सियासत का तरीका यही है कि याचिका भी ममता बनर्जी की ही हो और अदालत से लेकर जज भी, और फैसला भी उनके हक में ही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीएमसी खेला करेगी। ऐसा ही शुवेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका के साथ हुआ। जज ने मामले को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया तो टीएमसी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, जो कि फिलहाल आगे के लिए टल गई। मामले में सुनवाई को 24 जून तक के लिए टाल दिया गया है। दरअसल आज बनर्जी के वकील ने जज कौशिक चंदा की पीठ के समक्ष मामले को पेश किया। जज चंदा ने कहा कि बनर्जी को सुनवाई के पहले दिन खुद पेश होना होगा, क्योंकि यह एक चुनाव याचिका है। बनर्जी के वकील ने कहा कि वह कानून का पालन करेंगी। जज चंदा ने याचिकाकर्ता के वकील को चुनाव याचिका की प्रतियां प्रतिवादियों को देने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए दिन तय किया। जज ने निर्देश दिया कि इस बीच हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार इस अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या यह याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुरूप दाखिल की गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद टीएमसी ने जज कौशिक चंदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जज की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर शेयर करते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने सवाल खड़े किए। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया और कहा, ये व्यक्ति कौन है जो दोनों तस्वीरों में दिख रहा है? क्या वह कोलकाता हाईकोर्ट के जज कौशिक चंदा हैं? क्या उन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है? क्या न्यायपालिका और नीचे गिर सकती है? इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया। पत्र में ये दावा किया गया कि ममता को ये जानकारी मिली है कि उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे जज कौशिक चंदा बीजेपी के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं और चूंकि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे, इसलिए ये अनुरोध किया जाता है कि विषय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए। मालूम हो कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी पर जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट तरीका अपनाने का आरोप लगाया। बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने कांटे के मुकाबले के बाद अधिकारी को नंदीग्राम सीट पर विजयी घोषित किया था। ममता बनर्जी ने अदालत में कई तथ्यों को रखा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हुए ममता ने दावा किया कि शुवेंदु अधिकारी के पक्ष में परिणाम आने के बाद ममता ने जब रिकाउंटिंग की मांग की तो उसे खारिज कर दिया गया। ममता का दावा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। ममता बनर्जी ने पहला आधार रखा कि शुवेंदु अधिकारी अपने चुनाव में रिश्वतखोरी, नफरत और शत्रुता को बढ़ावा देने वाले काम किए, जिसे देखते हुए उनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। ममता ने ये दलील भी दी है कि शुवेंदु ने अपने चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने का भी काम किया। चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग करते हुए ममता ने याचिका में कहा कि शुवेंदु ने मतदान के दौरान बूथ पर कब्जा करने और भ्रष्ट आचरण जैसे काम किए। ममता ने याचिका में मतगणना की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वोट काउंटिंग के दौरान फॉर्म 1C में गड़बड़ी मिली है। इस मतगणना में वोटों और चुनाव परिणाम की डिटेल्स मौजूद होती हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी ने टीएमसी और शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी से दावेदारी की थी। 11वें राउंड की गिनती के बाद ममता शुवेंदु से आगे निकल गई। हालांकि चुनाव परिणाम घोषित होने पर शुवेंदु को विजयी प्रत्याशी बताया गया था। ममता ने इस दौरान काउंटिंग दोबारा कराने की मांग भी रखी थी। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे अस्वीकार कर दिया। 2 मई को हुई मतगणना के बाद ममता बनर्जी ने फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट जाने की बात कही। ममता ने काउंटिंग के अगले दिन मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि नंदीग्राम में चुनाव अधिकारियों को धमकी दी गई थी और उस दौरान ममता ने एक एसएमएस का जिक्र करते हुए मीडिया से कहा था कि उन्हें एक ऐसे मैसेज का पता लगा है जिसमें नंदीग्राम के एक चुनाव अधिकारी ने कहा था कि अगर वो दोबारा काउंटिंग का आदेश करेंगे तो उनकी जान को खतरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब पार्टी का नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो इसका असर पार्टी पर क्या होता है, ये कांग्रेस के ताजा हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस में कहने को तो गांधी वाड्रा परिवार ही सर्वे सर्वा है, लेकिन पार्टी के नेताओं के बीच न इनकी धमक है और न ही असर। यही वजह है कि एक के बाद एक राज्य में बगावत का बिगुल फूंका जा रहा है। पंजाब की तो कहानी ही ऐसी हो गई कि इसमें हर दिन एक नया पेंच आ जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही आपस में भिड़े थे, लेकिन अब प्रताप सिंह बाजवा ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है।
मतलब कि पंजाब की लड़ाई में अब 3 मोर्चे हो गए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने वैसे तो इससे इनकार किया। प्रताप सिंह बाजवा ने वैसे तो अपनी किसी तरह की दावेदारी से इनकार किया है, लेकिन जो जमीन पर हालात दिखाई दे रहे हैं वो कुछ ऐसी ही कहानी बता रहे हैं। दरअसल पंजाब में ट्विटर वॉर के बाद अब पंजाब में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। हाल ही में पंजाब के कुछ हिस्सों में अमरिंदर सिंह के होर्डिंग्स के बाद अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू और फरीदकोट में राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के पोस्टर्स देखे गए। इससे वहां अमरिंदर सिंह के खिलाफ 2 गुटों की चर्चा तेज होने लगी। फरीदकोट में एक चौराहे पर तीनों के होर्डिंग्स पास ही लगाए गए। अमृतसर में सिद्धू के समर्थन वाले पोस्टर्स में लिखा है, सारा पंजाब सिद्धू नाल 2022। वहीं बाजवा के पोस्टर फरीदकोट जिले के जैतो और कोटकपूरा में लगाए गए हैं। जब इस बारे में प्रताप सिंह बाजवा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए थे तो पंजाब लीडरशिप ने समस्याएं पैदा की थी। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धू आए। मैंने हस्तक्षेप किया और सिफारिश की, सिद्धू पार्टी के लिए खजाना साबित होंगे, तब जाकर उन्हें पार्टी में लिया गया। वे मेरे भाई की तरह हैं। बाजवा ने आगे कहा कि हाई कमान कार्यकर्ता और मैं चाहता हूं कि उन्हें महत्वपूर्ण पद मिले, लेकिन टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए समय लगता है। 3 सदस्यीय कमेटी के सामने इसे स्पष्ट किया गया, उन्हें रोल दिया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी के वफादार जो यहाँ 40 से 45 साल से हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। बाजवा ने आगे कहा कि कोई भी कर्नल रातों रात जनरल नहीं बन जाता। सबसे योग्य कर्नल को भी कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है। हमने इसे पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है, हमें उनका फैसला स्वीकार्य होगा। मैंने ये भी साफ कर दिया है कि मैं किसी पोस्ट का उम्मीदवार नहीं हूँ। दरअसल पंजाब विवाद के निपटारे के लिए कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच पार्टी ने उन्हें संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर पद दिए जाने का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन उसे भी सिद्धू ने नकार दिया। सिद्धू का कहना है कि वह पंजाब की राजनीति में ही दिलचस्पी रखते हैं। अब सिद्धू क्या करवट लेंगे, इसे लेकर अब भी संशय है। पार्टी हाईकमान से मीटिंग के बाद से वे सामने नहीं आए हैं और न ही कोई ट्वीट किया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए गठित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान समिति की रिपोर्ट पर सोनिया गांधी भले ही कुंडली मारकर बैठ गईं, लेकिन पार्टी के नाराज नेता फैसले के इंतजार में नहीं बैठे। ताजा मामला रूप ज्योति कुर्मी के इस्तीफे का है, लेकिन रूप ज्योति कुर्मी के इस्तीफे से असम कांग्रेस का मामला नहीं सुलझने वाला है। पार्टी के कई बड़े विधायक इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। रूप ज्योति कुर्मी का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कुर्मी नेता विपक्ष के नेता के पद के दावेदारों में भी शामिल थे। उनका ताल्लुक चाय बागान श्रमिक समुदाय से है और पार्टी ने चुनाव रणनीति चाय श्रमिकों को केंद्र में रखकर की थी। असम में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कुर्मी सिर्फ शुरुआत भर हैं और अभी कई और विधायक पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत करने और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने खुद को साबित करने के साथ शर्मा के सामने एक और चुनौती है। अगले साल 2 राज्यसभा सीट पर चुनाव हैं। ये दोनों सीट अभी कांग्रेस के पास है। रिपुण बोरा और रानी नाराह सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी दूसरी पार्टियों के विधायकों से इस्तीफा दिलाकर दोनों सीट जीतने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। कई विधायक प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से नाराज हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हार की समीक्षा के लिए गठित समिति से चर्चा के दौरान कई विधायकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुण बोरा से नाराजगी जताई है। ऐसे में पार्टी ने समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर जल्द बदलाव नहीं किया तो नाराजगी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस पर अपनी धमक और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 तरफा लड़ाई में फंस गए हैं। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं तो दूसरी तरफ प्रताप सिंह बाजवा। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों की पौबारा है। सब अपनी मनमानी करने और लाभ लेने के लिए बेचैन हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरह से विधायकों की हर बात मानने के लिए मजबूर हैं। विधायकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए अमरिंदर सिंह ने एक नायाब रास्ता खोज निकाला है। विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए उनके बेटों को डीएसपी और तहसीलदार जैसे पदों पर सीधी नियुक्ति दी जा रही है। विभागीय सचिवों के ऐतराज के बाद अब बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। पंजाब मंत्रिमंडल ने 2 विधायकों के बेटों को अफसर बनाने के प्रस्ताव को 3 मिनट में मंजूरी दे दी।
ऐसा करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज विधायकों को तो पटा लिया, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस कारनामे पर विपक्षी अकाली दल ने जोरदार हमला बोला। सांसद प्रताप सिंह बाजवा के भतीजे और विधायक फतेहजंग बाजवा के बेटे अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर और विधायक राकेश पांडे के बेटे भीष्म पांडे को राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया। इस प्रस्ताव को विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बावजूद मंत्रिमंडल ने सिर्फ 3 मिनट में पारित कर दिया। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को पारित करने के लिए अनुकंपा आधार पर नौकरी देने संबंधी नियमों में भी संशोधन किया, क्योंकि दोनों को अनुकंपा के आधार पर ही नौकरी दी गई है। इन दोनों के दादा पूर्व मंत्री सतनाम सिंह बाजवा और जोगेंद्र पाल सिंह पांडे की पंजाब में आतंकवाद के समय आतंकियों ने हत्या कर दी थी। दोनों की नियुक्ति को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों संबंधी पॉलिसी 2002 में एक बार छूट देकर विशेष केस के तौर पर माना गया। हालांकि इसे प्रथा के तौर पर नहीं विचारा जाएगा। विपक्षी दलों शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध भी किया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस विधायकों के बच्चों को नौकरी देने के फैसले को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि 2022 में राज्य में अकाली बीएसपी गठबंधन की सरकार बनते ही ऐसी सभी अवैध नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केरल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच ठन गई है। इस बार किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजयन ने के सुधाकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुधाकरण ने उनके बच्चों के अपहरण की योजना बनाई थी। विजयन ने दावा किया कि कांग्रेस के ही कन्नूर के दिवंगत स्थानीय नेता पी रामकृष्णन, जो सुधाकरण की करीबी दोस्त थे, उन्होंने उनसे कई साल पहले कन्नूर में उनके घर पर मुलाकात की थी। उन्होंने सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कहा था कि सुधाकरण विजयन के 2 बच्चों के अपहरण की योजना बना रहे थे। विजयन ने कहा उन्होंने अपनी पत्नी सहित किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वे इससे डर जाते। उनके बच्चे उस दौरान स्कूल ही जा रहे थे। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में के सुधाकरण ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए साझा किया। उन्होंने कहा था, कन्नूर के थालासेरी में कॉलेज परिसर में हुए राजनीतिक संघर्ष में विजयन के साथ मारपीट की गई थी। बता दें कि पी विजयन और के सुधाकरण दोनों उसी कॉलेज के पूर्व छात्र थे। हालांकि पिनरई विजयन ने उनके साथ हुई मारपीट की घटना से इनकार करते हुए कहा कि उस घटना के दौरान परीक्षा देने के लिए वह कॉलेज गए थे। इस मामले में उनके शामिल होने के बाद कुछ वामपंथी छात्र कार्यकर्ता सुधाकरण को उठाकर ले गए थे। पी विजयन ने कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सुधाकरण के खिलाफ पहले की गई टिप्पणियों को याद भी किया। बहरहाल कांग्रेस ने कहा कि 1 या 2 दिन में सुधाकरण अपने नए रूप के साथ सामने आएंगे। उन्हें केरल पीसीसी का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस नेतृत्व विजयन को टक्कर देने के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा करने की नीति पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।